वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग टोटल 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जैसे फ्रेंड्स आपका बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, बिहार दरोगा पीटी, रेलवे ग्रुप डी, फॉरेस्ट गार्ड, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कम से कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन करने का। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है कि मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तेल और वसीय पदार्थ का। सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित संयोजनाओं में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के संक्रामक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, H5N1 है जो संक्रामक है। ठीक है, मानवों के लिए संक्रामक विषाणु है जो H5N1 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपका समवर्ती अवयव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्ती अवयव। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। तो आयोडीन की कमी से क्या आपका होता है, घेंघा रोग होता है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में है आयरन, तो आयरन की कमी से क्या होता है, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सूक्ष्माणु रक्त लापता होता है आयरन की कमी से। फिर आपका नियासिन की कमी से क्या होता है, तो पेलाग्रा होता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो प्राणसी रक्त लापता होता है। ठीक है, यानी आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पहला का 3 यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो गया फ्रेंड्स, आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्तलापता, नियासिन की कमी से पेलाग्रा, और विटामिन B12 की कमी से प्राणसी रक्तलापता। यानी सवाल नंबर आपका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कलम कहलाता है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। सवाल नंबर 7 को देखें कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका है जो नहीं किया जाता है, तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का नहीं किया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुने, जल संवर्धन पौधे के कर्षण का एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका प्रकाश का, जल का, रेत का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी का नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें कि आलू में अछिया मदद करती है। तो आलू में जो अछिया है वो किसमें मदद करती है, तो कायिक जनन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। तो विलुप्त प्राणी कौन होगा फ्रेंड्स, इसका गेस करें। तो जो सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यात्री कपोत। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको पैसेंजर पिंजौन भी कहा जाता है। ठीक है, पैसेंजर पिग्यौन भी कहा जाता है इसको, इसका हिंदी होता है आपका यात्री कपोत। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त
श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल नंबर जो 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया पर कार्य करता है। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो द्विप्रकृति किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क इसमें कौन होगा, गेस करें। सवाल नंबर 13 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा उल्का। ठीक है, लोहा उल्का, जिसे आप अंग्रेजी में साइडेराइट भी कह सकते हैं। ठीक है, साइडेराइट का मतलब होता है लोहा उल्का। तो साइडेराइट है जो आपका लोहे का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। क्या जा सकता है? तो कौन सा विधि के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है? ऊध्र्वपातन द्वारा, यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है कि नायलन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? तो नायलन के आविष्कार किसने किया था, इससे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वाइलेस एच कैराथर्स। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? तो डॉक्टर वाइलेस एच कैराथर्स। सवाल नंबर 16 को देखें। ताप उत्क्रमण होता है, तो ताप उत्क्रमण होता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है? धनात्मक ह्रास दर होता है। ताप उत्क्रमण है होता है, क्या होता है? तो धनात्मक ह्रास दर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 17 को देखें कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है फ्रेंड्स कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो दृश्य प्रकाश के रूप में। सवाल नंबर 19 को देखें कि आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किस कण का द्रव्यमान, ठीक है, आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ये है, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सवाल एक बार फिर से सुने कि आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग से बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सवाल नंबर 20। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 आपका है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, सीआरटी मतलब हो गया फ्रेंड्स आपको कैथोड किरण नलिका। ठीक है, तो कैथोड किरण नलिका का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा है जो सीआरटी अर्थात कैथोड किरण नलिका का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 21 को देखें कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का। सवाल नंबर 22 को देखें कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 को देखिए कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो विपक्षी दल का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 24 को देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन ए में राज्यपाल, बी में राष्ट्रपति, सी में विधि मंत्री द्वारा और डी में प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार का निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। 25 को देखें, 25 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका
कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लोड किया था जिसमें आपको भारतीय संविधान जब बना था फ्रेंड्स, तो विदेशी स्रोत यानी कौन सा देश से क्या क्या लिया गया था उसके बारे में बनाया था फ्रेंड्स। उसमें देखिए मैं बताया था, तो इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो कहाँ से ली गई फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए कि मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो मंडल आयोग रिपोर्ट आपका है जो फ्रेंड्स अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है। तो क्या होता है वहाँ, सहज समृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है, तो सहज समृद्धि होता है। सवाल नंबर 29 को देखें कि भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, यानी भारत का पहला कौन से राष्ट्रपति था जो अराजनीतिज्ञ थे। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि फ्रेंड्स ये वैज्ञानिक थे, ये राजनीतिक से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 39, अनुच्छेद 39 में यह वर्णित है फ्रेंड्स। फिर से एक बार सुने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। सवाल नंबर 31 को देखें कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत है वो निर्मित हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 31 का बी हो जाएगा, ठीक है। यानी पैलियोजोइक महाकल्प में कब हुआ ये, तो पैलियोजोइक महाकल्प में। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें। 32 है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं, यानी औंज जनजाति है जो किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, यही बताना है आपको। तो सवाल नंबर जो 32 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 33 को देखें कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना फ्रेंड्स, तो 8848, लगभग 8850। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें कौन सा सुमेलित नहीं है 34 का। तो देखिए हुंडरू है जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, सही है। दसोंग कांची ये भी सही है फ्रेंड्स आपका। फिर हो गया जोन्हा, ये भी राहु, ये भी सुमेलित है। आपका जो लोध है जो बराकर, ये है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 34 का है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोध बराकर है जो आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये है जो आपका जो लोध जलप्रपात है फ्रेंड्स वो लातेहर जिले में बुढ़ा नदी पर, ठीक है, बुढ़ा नदी पर स्थित है, न कि बराकर नदी पर स्थित है। याद रखिएगा लोध है जो जलप्रपात है वो झारखंड में पड़ता है और झारखंड के लातेहर जिले में बुढ़ा नदी रिवर पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 34 का डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 35 को देखें। सवाल नंबर 35 आपका है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। पहला में है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये भी जरूरी है हरित क्रांति के लिए। सभी जानते हैं हरित क्रांति है जो आपको फसल के उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स, तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज जरूरी है। बी में सिंचाई ये भी जरूरी है। ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी जरूरी है। ग्रामीण सड़कों और विपणन
ये भी जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल देखिए क्या था कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनने के कहा जा रहा था। तो सभी है जो फ्रेंड्स इसका घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है फ्रेंड्स कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। 1994 के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कितना थी? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 243 किग्रा तेल के बराबर, ठीक है। तो सवाल नंबर 37 को देखें कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का दुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का दुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हिमालय है जो एक है वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत को ही नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो जो सबसे ऊंची चोटियां है जो आपको मोड़दार पर्वत या नवीन पर्वत में ही पाई जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि हिमालय भी है जो एक नवीन पर्वत या कह सकते हैं या तो मोड़दार पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल यही था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो मोड़दार पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 40 को देखें। पॉडजोल क्या है? तो पॉडजोल है जो आपका कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि पॉडजोल क्या है? तो कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल कहा जाता है। सवाल नंबर 41 को देखें कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना यानी चीन है जो अग्रणी है। सवाल नंबर 42 को देखिए। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? जब मौसम कैसा होता है? तो जब मौसम है जो फ्रेम उमस वाला होता है। कैसा होता है? उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला यानी मग्गी होता है, तभी अनुभव होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से सुने, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। कब होता है? जब उमस वाला होता है तब। सवाल नंबर 43 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 43 को देखिए। 43 से सामूहिक खपत से तात्पर्य है। तो देखिए सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? तो इसको देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को सामूहिक खपत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 44 को देखिए। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो देखिए राष्ट्रीय आय निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखिए। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न फ्रेंड्स। सकल राष्ट्रीय उत्पाद खाली स्थान मूल्य ह्रास छूट इक्वल टू क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर आपका सी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि GNP माइनस राशन अवमूल्यन इक्वल टू क्या होता है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NNP होता है, यानी GNP माइनस राशन अवमूल्यन इक्वल टू होता है NNP, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें। किसी प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। तो 48 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद के लिए करता है। यहाँ पर होना चाहिए किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पाद के लिए। सवाल नंबर 49 को देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे जोर दिया गया था फ्रेंड्स? तो कृषि पर जोर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास। सवाल नंबर 50 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय जो आपका पंचवर्षीय योजना था
महान लेविस मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 51 को देखें, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें, यदि धन मुद्रा यानी धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है फ्रेंड्स। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 53 को देखें, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। तो किस काल में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आपका ये धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 54, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 को देखें, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता आपका है जो ईरान से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है। तो ऋग्वेद तो आपका भारत से संबंधित है फ्रेंड्स, लेकिन अवेस्ता है जो किस क्षेत्र से, तो ईरान से संबंधित है। सवाल नंबर 56 को देखें, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 58 को देखें, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ए में खराज, दूसरा में है फ्रेंड्स आपका खुम्मस है, तीसरा में उस्र है और चौथा में मुक्तई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और चौथा है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। पहला आपका खराज है, ये भी है जो भूमि उत्पादक पर लगाने वाला कर है। फिर दूसरा खुस्म है, ये भी लगाया जाता है। और तीसरा आपका हो गया मुक्तई, ये भी लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो खराज, खुम्मस और मुक्तई है जो इंगित करता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें कि चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ का निर्माण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के शासनकाल में। सवाल नंबर 60 को देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 61 को देखें, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो मुगल शासन काल में तांबे का जो सिक्का है वो क्या कहलाता था। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दाम कहलाता था। मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो दाम कहलाता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुगल शासन काल में पूछा जा रहा है तो दाम कहलाता था। सवाल नंबर 62 को देखिए फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो 62 है कि जवाबित का संबंध किससे था। तो किससे था, तो राज्य कानून से था। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से था। सवाल नंबर 63 को देखें कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। गेस के रेफरेंस इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का, तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखें, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 65 को देखें कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था। तो 65 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विट्ठल भाई जे पटेल। याद रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो विट्ठल भाई जे पटेल थे। चलिए सवाल नंबर 66 को देखें, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ थे, जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर पहले विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है।
तो सवाल नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। फिर से सुने कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है और कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यानी भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग है पील आयोग। याद रखिएगा कौन सा, तो पील आयोग। चलिए सवाल नंबर 68 को देखिए कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो 68 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े थे। 68 का ये हो गया। सवाल नंबर 69 को देखें कि इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक कथन है किसका है, तो एंचिसन का है, और किस घटना से पूछा संबंधित ये पूछा जा रहा है। क्या है कथन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, तो सवाल नंबर जो 69 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विप्लव। ठीक है, 1857 का यानी विद्रोह से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 है कि मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि मुंगेर के जो बरहियाताल विरोध था उसका मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी का मांग। सवाल नंबर 71 को देखें कि वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 से 1960 पुस्तक के लेखक कौन है। तो सवाल नंबर जो 71 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका सेठी। याद रखिएगा वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 से कितना 1960 ये पुस्तक है फ्रेंड्स। इतना लंबा नाम है पुस्तक का नाम, इसका लेखक कौन है, तो देविका सेठी। सवाल नंबर 72 को देखें कि किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया। देखिए अब यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिएगा। तो कौन सा केंद्र शासित या राज्य है जो बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी फ्रेंड्स। सवाल नंबर 73 को देखें। 73 है कि अरिंजिता डे ने हाल ही में 2019 विश्व युवा कप में रजत पदक जीता, वह किस राज्य से है। तो अरिंजिता डे ने हाल ही में 2019 में विश्व युवा कप में रजत पदक जीता था, वो किस राज्य से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से। याद रखिएगा रंजीता डे है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वहाँ के रहने वाले हैं। सवाल नंबर 74 का देखें कि 38वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या है। तो जो 38वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले हुआ था फ्रेंड्स, उसका जो थीम है जो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। सवाल नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। सवाल नंबर 75 को देखें कि एमएसएमई तथा खुदरा ऋण के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सेंट्रलाइज्ड हब की स्थापना की है। तो किसने की है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। किसने, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। सवाल नंबर 76 को देखें कि किस भारतीय विनिर्माण प्लांट को WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस भारतीय विनिर्माण प्लांट को WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा स्टील कलिंगनगर को शामिल किया गया है। सवाल नंबर 77 को देखिए। सवाल नंबर 77 है भारत के पहले डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैसनोवा को किस शहर में लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, भारत के पहले डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैसनोवा को किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में लॉन्च किया गया है फैसनोवा को। चलिए सवाल नंबर 78 को देखिए, कारगिल श्रद्धांजलि गीत की रचना किस हिंदी गीतकार द्वारा की गई है। तो सवाल नंबर जो 78 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर अंजान ने। ठीक है, कारगिल श्रद्धांजलि गीत की रचना किस हिंदी गीतकार द्वारा की गई है, तो समीर अंजान के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 79 को देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मौजूदा प्रमुख कौन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल मणिभाई नाइक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC के प्रमुख कौन है? तो अनिल मणिभाई नाइक। सवाल नंबर 80 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 की थीम क्या है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुप्स फॉर डिसेंट वर्क। यही है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 की थीम है। याद रखिएगा, कुप्स फॉर डिसेंट वर्क। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें। सवाल नंबर 81 है फ्रेंड्स कि किस राज्य ने सहबीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है? तो सवाल नंबर जो 81 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सवाल एक बार फिर से सुने कि किस राज्य ने सहबीज नामक ब्रांड से बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया? तो मध्य प्रदेश ने। सवाल नंबर 82 को देखें कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ को। सवाल नंबर 83 को देखें कि भुज बीम कल्चर, ठीक है, भुज बीम कल्चर लैंडस्केप किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा, बुद्ध बीम कल्चर लैंडस्केप किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 84 को देखें, एशिया में पहले सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसाइंस एंड हाइट एटीट्यूड रेस्क्यूर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में की जाएगी। सवाल नंबर 85 को देखें कि उत्कर्ष 2022 किस संगठन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका कह रहा है उत्कर्ष 2022 किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए में है वर्ल्ड बैंक, बी में IMF, सी में भारतीय रिजर्व बैंक और डी में SBI। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आपका भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। याद रखिएगा, उत्कर्ष 2022 है जो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। 86 प्रश्न नंबर 86 को देखें कि मानसून के पूर्वानुमान के लिए किसने नई विधि की खोज की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का, कि मानसून के पूर्वानुमान के लिए एक नई विधि की खोज की गई, वो किसके द्वारा की गई है? तो सवाल नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लुक्रेजिया तेरजी के द्वारा खोजा गया है। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं। सवाल नंबर 87 आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सेबी अधिनियम में किस नए सेक्शन को जोड़ा गया है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 15HAA को जोड़ा गया है। चलिए सवाल नंबर 88 को देखें कि भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 88 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केरल में। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो केरल में। सवाल नंबर 89 को देखें कि भारत का पहला गाय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में। तो वो भी किस जिले में पूछा जा रहा है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगर मालवा में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें। सवाल नंबर 90 है कि केंद्र सरकार ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए किस एटलस को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने मानव शरीर की संपूर्ण समझ के लिए किस एटलस को लॉन्च किया गया है? तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव एटलस को लॉन्च किया है। सवाल नंबर 91 को देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य यानी बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। सवाल नंबर 92 को देखें कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये महापद्म नंद के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो महापद्म नंद के द्वारा। सवाल नंबर 93 को देखिए, महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? 93 का तो जो महावीर के अनुयायी है वो, चूंकि
जैनी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो जैनी कहलाते हैं। 93 का ये हो गया। 94 का देखें फ्रेंड्स, 94 आपका है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22%। बहुत ही वीवीआई सवाल है ये। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 22%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 95 को देखें। सवाल नंबर 95 है, मगही बोली शैली का जनक किसे माना जाता है। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेश दुबे को मगही बोली शैली का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 को देखिए, मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मलमास मेला आपका बिहार के राजगीर में किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित की जाती है, तो राजगीर में। 97 को देखें फ्रेंड्स कि द्वितीय बहुसंगीति के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो सबा कमी के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सर्वकामी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे सबा कमी लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बहुसंगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सर्वकामी या सबा कमी के द्वारा। 98 को देखें फ्रेंड्स, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना की गई थी इसके। चलिए 99 देखते हैं फ्रेंड्स कि द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 99 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला हुआ अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा हुआ था अशोक, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 100 फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम भाग लेने वाला था कौन था, धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसमें हम लोग ने करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न देखे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।